5 का पंच। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हर दिन 5 बजे आते हैं, कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आप बाखबर रहे कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है और स्पेशली जम्मू कश्मीर के सियासी जाविये में किस तरीके से गर्माहट आ रही है। मौसम का मिजाज ठंडा है, बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन इस बर्फबारी के बीच सियासी पारा काफी कुछ कह रहा है और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कुछ अहम और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। अभी थोड़ी देर में आप बने रहेंगे हमारे साथ, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, कू पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी, क्योंकि वो जराए है जहां से आप और हमारा राब्ता और ज्यादा बेहतर रहता है। और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने 5 खबरों को चुना होता है, जिन्हें हम रेंडमली 5 ले आते हैं। यानी बहुत सारी खबरें ऐसी होती है जिन्हें आप देखते हैं, लेकिन जो ज्यादा शेयर, ज्यादा जिस पर आपका रिएक्शन होता है, वो रेंडमली 5 खबरें हम निकालते हैं। तो आज कौन सी 5 खबरें आपने चुनी है जिन्हें अभी तक टॉप 5 वीडियोस में जगह मिली है? तो एक एक करके जरा चलाइएगा कि कौन कौन सी खबर है जी जो आज तक, अभी तक गुलिस्तान न्यूज पर आ चुकी है। ये देख लीजिए, पार्लियामेंट को देख रहे होंगे जी, पहली खबर। और खबर यह है कि बजट इजलास के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट बाबती साल 2023-24 के हवाले से खबर यह है कि पहला इजलास 31 जनवरी को होगा और आखिरी इजलास 6 अप्रैल को होगा। बीच में छुट्टियां भी होंगी। ताहम 27 बार मेंबर पार्लियामेंट बैठेंगे और तकरीबन 60 दिनों से ज्यादा दिनों के लिए यह शेड्यूल जो है पार्लियामेंट का, विंटर बजट सेशन का शेड्यूल जो है वो बनाया गया है। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि सदर हिंद की तरफ से बाकायदा तौर पर मुश्तरका इजलास से खिताब किया जाएगा, जिसके बाद ऐवान के अंदर शुक्रिया की तहरीक पेश की जाएगी, जिस पर तमाम लीडरान अपनी बात रखेंगे और आखिर पर वजीर आजम साहब की बात भी होगी। इस बीच फरवरी का दिन भी होगा जब बजट, आम बजट पेश किया जाएगा। तो इस तरीके से टेंटेटिवली तारीखों का ऐलान कर दिया गया है बजट इजलास के हवाले से। दूसरी खबर पर आते हैं जी, और बड़ी अहम खबर यह है, और ये श्रीनगर बारामुल्ला रेल सर्विस के हवाले से है। मौसम का मिजाज आज थोड़ा सा बदला हुआ था, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो रही थी। इस बीच खबर मांझामा से यह आई कि ट्रेन पटरी से, अपनी रूटीन पटरी से नीचे आ गई है। खुशकिस्मती यह है कि इस वाकये के अंदर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। ताहम रेलवे महकमे की तरफ से कहा गया कि सेफ्टी प्रिकॉशंस को लिया गया, इसी वजह से बड़ा हादसा जो है वो टल गया है। ताहम रेल की सर्विसेज फिलहाल मुअत्तल रही आज, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही थी। इस बीच इंतजामिया की तरफ से मजीद आगे क्या कुछ करना है, थोड़ी देर में वो तफसील आपको बताएंगे। ये वाली ट्रेन 9:45 के आसपास माझामा पर थी, बड़गाम माझामा के इलाके में, जब ये रूटीन पटरी से अचानक उतर गई। अच्छा जनाब, तीसरी खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा वीडियो भी चलाइएगा। और तीसरा वीडियो आपके सामने जो है, मारूफ लीडर शरद यादव इस दुनिया में नहीं रहे। अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और पूरे मुल्क के अंदर सभी सियासी जमातों ने शरद यादव को अपने अपने अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम साहब का ट्वीट सामने आया, नायब सदर हिंद और सदर हिंद का ट्वीट सामने आया, दाखिला वजीर और वजीर दिफा का ट्वीट सामने आया। इस बीच जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने भी शरद यादव को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शरद यादव के साथ बिताए हुए पलों का जिक्र किया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी शरद यादव को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कहा कि उन मुश्किल तरीन हालात में सियासत का आगाज किया जब सियासत कोई सोच भी नहीं सकता था, और नामसाइद हालात से इस तरीके से उभर कर सामने आए और कौमी सियासत पर छाए। शायद दूसरा शरद बनते बनते काफी वक्त लग सकता है। अच्छा जनाब, फिर चौथी खबर पर आते हैं जी, और चौथी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामला कठुआ के अंदर हेलीकॉप्टर केस का है, जिसको लेकर बाकायदा तौर पर NIA की तरफ से, कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से चार्जशीट पेश किया गया है। और यह चार्जशीट जो है 6 लोगों के लिए पेश किया गया, जिनमें एक का नाम बादज मर्ग इसमें डाला गया है। हेलीकॉप्टर की एक कार्रवाई कठुआ के अंदर हुई थी, जिसमें पुलिस के मुताबिक UBGL राउंड्स,
मैग्नेटिक बॉम्ब और कुछ और चीजें मिली थी। और लास्ट ईयर मई के आसपास ये इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक FIR नंबर 114/2022 डेट इज 29 मई 2022 पुलिस स्टेशन राजबाग कठुआ के अंदर दर्ज किया गया था। और फिर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने उसे री रजिस्टर किया 30 मई सन 2022 को। तब से लेकर लगातार इस पर तहकीकात चल रही थी। और आज जिन लोगों को इसमें मुजरिम करार दिया गया FIR के अंदर, इस चार्जशीट के अंदर, उनमें सजाद गुल का भी नाम है और इसको बताया गया कि यह मास्टरमाइंड है जी इस पूरी वारदात के पीछे। कौमी तहकीकाती एजेंसी के बाद जनाब पांचवी खबर पर आते हैं और यह पांचवी खबर इंतहाई दिल को दुख देने वाली खबर है, क्योंकि कल रात देर गए आपको याद होगा कि सरनकोट इलाके के अंदर फायरिंग का इंसिडेंट हुआ और छर्रे लगने से कुछ लोग जख्मी हुए, उनमें एक 9 साल का बच्चा भी था। अस्पताल में आज मौत और हयात की जंग लड़ते लड़ते आज वो दाई अजल को लबैक कह गया 9 साल का बच्चा। कल की मिस्टीरियस फायरिंग जो भी सरनकोट के अंदर, पुंछ के अंदर, उसमें आज जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उन्होंने दम तोड़ दिया है। मोहम्मद शरीफ उसका नाम बताया जा रहा है और वहां पर इलाज मुआवजा किया जा रहा था, लेकिन इंतहाई ज्यादा जख्मी हुए थे, जिसके बाद आज उनकी मौत हुई है। ये थी जनाब 5 वीडियोस और 5 वो खबरें जिन्हें आपने अभी तक देखा था। लेकिन आते हैं अभी तक की अहम और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर जरा दिल्ली से आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, और दिल्ली से खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराने के लिए वजारत दाखिला के अंदर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जराया हमें यह बता रहे हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस प्लान को ग्रीन सिग्नल दिया है कि साल 2023 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। और इस सिलसिले में प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो ये भी है कि 5 अगस्त सन 2023 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी असेंबली, यूनियन टेरिटरी की असेंबली का कयाम हो, अपना मुख्यमंत्री हो, अपने तरीके से वो मसाइल का हल करें। दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात जो सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि इंटरनल रिपोर्ट्स जो दाखिला वजारत की तरफ से बनाए गए हैं वो इस बात का इशारा दे रहे हैं कि माजूम और मुनासिब वक्त है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाए, क्योंकि हौसला अफजा नताइज बरामद हो रहे हैं 5 अगस्त सन 2019 के बाद। रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि अब हालात बदल चुके हैं, न तो महीनों की स्ट्राइक होती है, ना ही अलगाववादी नेताओं के बयानों को कोई छापकर उस पर काम दे रहा है। साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी के ग्राफ में भी नुमाया कमी हो रही है और जिस तरीके के हालात पहले थे उसमें बतदरीज बेहतरी हो रही है। और इन्हीं बेहतरी के इंडिकेटर्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर माजून और मुनासिब वक्त पर चुनाव करवाए जाए। जरा जो हमारे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि चुनाव से पहले मेजर ओवरहॉल किया जाएगा जी, बड़ी चीजें तब्दील होनी है, बड़ी तब्दीलियां आप देखेंगे और उसके बाद चुनावी बिगुल बज सकता है। 2 तारीखें और इसमें आ रही हैं। क्या कुछ है वो 2 तारीखें? इलेक्शन कमीशन क्या कुछ करने जा रहा है और दाखिला वजारत क्या कुछ करने जाता है। सीधे चलेंगे अपने साथी रहमत कलीम के पास जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, लगातार बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि 2023 के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए जम्मू कश्मीर जो मरकजी हुकूमत है वहां पर जो रिपोर्ट बन रही है वो इसके फिजिबल बताई जा रही है और ग्रीन सिग्नल दाखिला वजारत की तरफ से दिया गया है। माना जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों मीटिंगें हुई हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप का भी हुआ, फिर RSS का इजलास जम्मू के अंदर भी हुआ, वहां पर भी इस तरीके की हलचल जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली और काडर को गियरअप होकर यह साफ कर दिया गया कि जनाब चुनाव होंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जनवरी के वस्त से लेकर फरवरी के आखिर तक बड़ी चीजें तब्दील होनी है, बड़ी हलचल होनी है। क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल इशफाक, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात को लेकर जनवरी और फरवरी का महीना दिल्ली में ज़रूर गर्म रहेगा, लेकिन साथ ही साथ फरवरी से आगे बढ़ेंगे तो वादी कश्मीर और जम्मू दोनों में सियासी गहमागमी आपको तेज़ होती हुई दिखाई देगी। वैसे अंदरूनी खाना सियासी गहमागमी अभी भी तेज़ है। अगले हफ्ते या फिर हो सकता है कि चौथे हफ्ते में, जनवरी के जो आखिरी हफ्ता होता है, इन 2 हफ्तों में जो हमें ज़राए से खबर मिल रही है कि अगले हफ्ते के आखिरी दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर होम मिनिस्ट्री के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो सकती है। चूँकि जो इंटरनल रिपोर्ट सरकार के पास
पास आई है, होम मिनिस्ट्री के पास आई है, उसमें दो चीजें साफ है। एक तो यह कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जो तरक्याती काम किए गए हैं, जो तब्दीलियां हुई हैं, उन तब्दीलियों को देख करके अवाम का रुझान क्या है, अवाम क्या चाहती है। तो जाहिर तौर पर जो रिपोर्ट में है वो ये है कि अवाम ये चाहती है कि जल्द से जल्द मुंतखबा हुकूमत हो। दूसरी बात यह है कि माहौल साजगार है, मिलिटेंसी कम है। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए मरकजी सरकार अब इस मूड में पूरी तरह से आ चुकी है कि इलेक्शन करा देना है, इलेक्शन बहुत जल्द होना है, चूंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है और इस साल 9 रियासतों का इलेक्शन है। इस बीच 10वीं रियासत या 10वीं यूटी के तौर पर अगर आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर को भी अप्रैल और मई के दरमियान में बाकायदा तौर पर आप रख सकते हैं कि डेट सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। लेकिन अब जो तैयारियां दिल्ली में होनी है, दो तैयारियां हैं। एक डेट तो यह है कि अगले हफ्ते या फिर चौथे हफ्ते में जनवरी के वजीर दाखिला या वजारत दाखिला में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो सकती है और जो इंटरनल रिपोर्ट आई है सिक्योरिटी सिनेरियो से तैयारियों को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है और क्या कुछ इम्कानात है, इन तमाम हवालों से एक अहम मीटिंग होगी। दूसरी अहम जो खबर है जो दिल्ली में ही सियासी गमागमी पैदा होने वाली है वो ये है कि पिछले दिनों हमने देखा था कि होम मिनिस्टर अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, दोनों को अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के लीडरान के साथ मुलाकात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी के पहले हफ्ते में या हो सकता है कि पहले हफ्ते का न लेकिन दूसरे हफ्ते में कम से कम ऑल पार्टीज मीटिंग बुला करके बाकायदा तौर पर असेंबली इंतखाबात के हवाले से उनकी राय लेंगे। दूसरे हफ्ते से पहले ज्यादा इम्कान है कि पहले हफ्ते में ही उनकी मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग हो इलेक्शन कमीशन के अंदर और इस तरह से जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात को लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएंगी और मुमकिन है कि बहुत जल्द एक महीने के अंदर में, नहीं फरवरी से आगे निकलेंगे, मार्च के अंदर में ही आपको बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होना या डेट शेड्यूल वगैरह आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से मई जून के आसपास तक के नई हुकूमत वहां आपको बनती नजर आएगी। नई मई और जून के आसपास बनाने के पीछे की जो हिकमत अमली है, जो हमें जराए का कहना है और ये जराए हमारे जो होम मिनिस्टर नहीं बल्कि पीएमओ के जराए हैं, उनका मानना यह है कि G20 का जो इजलास हो रहा है, जो हिंदुस्तान की सदारत है, ये एक बड़ा मौका है उन तमाम दाग को या उन तमाम इल्जामात को धुलने का जिन इल्जामात के जरिए बाकायदा तौर पर हिंदुस्तान को आलमी सतह पर अपनी सफाई पेश करनी पड़ी, बार बार वजाहतें देनी पड़ी, फॉरेन डेलीगेशन बुलाने पड़े, जगह जगह पर जाकर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वजाहतें पेश करनी पड़ी। उन तमाम इल्जामात या उन तमाम प्रोपेगेंडे को वाज़ेह तौर पर अपनी आंखों से दुनिया के सामने पेश करने का एक बड़ा मौका हो सकता है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जिस अंदाज में कश्मीर को आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर के प्रोपेगेंडा फैलाया था और जिस तरह से दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जाकर के आवाज उठाई थी, उसको काउंटर करने के लिए अगर कोई सॉलिड रास्ता हो सकता है, सॉलिड मौका हो सकता है, बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है तो वो G20 का इजलास है। और आपको मालूम है, हमने पहले भी खबर बताई थी कि G20 इजलास के लिए जम्मू कश्मीर को और खासतौर से वादी कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है, वेन्यू में वादी कश्मीर भी है। तो अब ये जो हमें जराए पीएमओ के जराए कर रहे हैं वो ये है कि G20 का इजलास होगा जम्मू कश्मीर में और वादी कश्मीर में तब जब वहां की सरकार अवामी मुंतखबा सरकार होगी, एलजी इंतजामिया के होते हुए नहीं। और इसको लेकर एक और अपडेट इसमें यह है कि ये जो तारीख आसपास जो तय की जा रही है वो 5 अगस्त 2023 को तय की जा रही है। हतमी तौर पर अभी ये मुहर लगना या ये फैसला होना बाकी है, लेकिन जो जराए कह रहे हैं कि गौर किया जा रहा है कि 5 अगस्त 2023 को ही क्यों ना G20 का इजलास जम्मू कश्मीर में वहां की सरकार की सदारत में, वहां की सरकार की मेजबानी में कराई जाए, ताकि दुनिया को यह पैगाम चला जाए कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान दिन रात प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है, उस जम्मू कश्मीर की सच्चाई यह है कि वहां की अवामी मुंतखबा सरकार बाकायदा तौर पर ग्लोबल लीडरान का वेलकम कर रही है, उनके साथ इजलास कर रही है, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, तरह तरह के मुआहदे हो रहे हैं और इस तरह की तमाम चीजें हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा पैगाम देने का सुनहरा मौका है और सरकार इसको भली भांति जानती है और यही वजह है कि 5 अगस्त 2023 को एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू कश्मीर और खासतौर से वादी कश्मीर में आप देख सकते हैं। और ये मुमकिन है कि वहां की मुंतखबा सरकार के जरिए प्रोग्राम किया जाए जिसमें दिल्ली से मेहमान हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या पीएम मोदी खुद हो। जनक, कुल मिलाकर एक लाइन ऑफ एक्शन जो है वो खींचा जा चुका है, टेंटेटिव डेट्स भी सामने हैं, लेकिन सिर्फ अब इंतजार यह है कि ऑफिशियल मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर दाखिला वजारत की मीटिंग इलेक्शन कमीशन के साथ हो, फिर इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा हो और उसके बाद एक्सपेक्ट यह किया जा रहा है कि जनाब टेंटेटिवली डेट्स भी जो है आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर, रहमत कलीम बता रहे थे कि 2023 5 अगस्त 2023 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत हो सकती है और जो जराया दिल्ली के अंदर है, चाहे वो दाखिला वजारत के अंदर हो, वज़ीर दफ्तर के अंदर हो या दीगर जराया से जो है, वो लगातार इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है, जो सारी प्रॉपर प्लानिंग की गई है, दरअसल उस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए भी है जो पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त के हवाले से कर रहा है कि 5 अगस्त को
साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ा गया और गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया, वहां के हकूक सलब किए गए हैं। दरअसल एक आलमी दुनिया को एक पैगाम जम्मू कश्मीर से देने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज है जी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो बात जरा दाखिला वजीर अमित शाह की भी करेंगे। अमित शाह आज तूफानी दौरे पर जम्मू पर आए थे, यानी एक रोजा दौरा उनका जम्मू का था, क्योंकि डांगरी इंसिडेंट के बाद यह पहला मौका था जब दाखिला वजीर जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे। मौसम नासाजगार रहने की वजह से दाखिला वजीर आज डांगरी नहीं जा पाए, लेकिन फोन पर उन सभी लोगों के साथ राब्ता किया और उनके साथ इस बात को, इस पैगाम को पहुंचाया कि पूरा मुल्क इस गम के अंदर उनके साथ है और जो लोग भी के अंदर मुलविस है उन्हें किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तकरीबन 90 मिनट से ज्यादा देर तक राजभवन के अंदर सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ, जिस रिव्यू की सदारत खुद दाखिला वजीर साहब ने की और उनके साथ साथ मनोज सिन्हा साहब और आर्मी इंटेलिजेंस और सिविल इदारों के सरबराहान भी वहां पर मौजूद रहे। जिसके बाद खबर यह आई कि दाखिला वजीर साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, जिस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि अब डांगरी मामले पर तहकीकात को और आगे बढ़ाया जाएगा और कौमी तहकीकाती एजेंसी को यह मामला सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और कौमी तहकीकाती एजेंसी मिलकर उन चेहरों से नकाब हटाएंगी जिन्होंने डांगरी के अंदर यह मामला किया है और साथ साथ इस बात की भी वजाहत की कि गार्ड्स यानी विलेज डिफेंस गार्ड का कयाम डोंगरी इंसिडेंट के साथ जोड़कर ना देखा जाए, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का यह पहले ही फैसला था कि हसास इलाकों के अंदर इस तरीके का निजाम अमल में लाया जाए ताकि वहां पर तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। क्या कुछ होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, फटाफट से पहले जरा आपको वो एक बार फिर सुनाते हैं, उसके बाद सीधे डोंगरी चलेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे ने बैक टू बैक कुछ बातें की हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले वजीर दाखिला अमित शाह के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, BSF, आने वाले दिनों में एक बहुत रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं जो 2 दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने NIA को सौंप दी है। NIA और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में NIA के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। इसके साथ साथ OGWs के लिए भी आतंकवादी ग्रुपों के सपोर्ट सिस्टम के लिए और उनके सूचना तंत्र के लिए भी सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई है। और एक कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और इस पर चर्चा भी हुई है। हमारी जितनी भी सूचना की एजेंसियां हैं, इन्होंने भी अपनी गतिविधि को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी करी है।
मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है। दाखिला वजीर साहब थोड़ी देर पहले जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि कौमी तहकीकाती एजेंसी और जम्मू पुलिस जो है वो मिलकर इस पूरे मामले का छानबीन करेंगे और जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे बहुत जल्द उन्हें अदालत के सामने रखा जाएगा। इधर आज हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने भी बात की, डोंगरी के अंदर कुछ लोगों से बात की और स्पेशली उन लोगों से बात की जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, यानी भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के साथ गुफ्तगू हुई है। एक बातचीत डोंगरी के अंदर वजीर दाखिला साहब के ना आने के हवाले से हुई और दूसरे में अब ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देखा जा सकता है। बैक टू बैक हम आपको दिखाएंगे जी। मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर गुप्ता ने सवालों का जवाब किस तरीके से दिया और विबोध गुप्ता जी ने, जो मौजूदा मकामी लीडर भी वहां के, उन्होंने मौजूदा हालात को किन अल्फाज के साथ याद किया। देखिएगा जरा दोनों चीजें। दाखिला अमित शाह का राजौरी का दौरा कैंसिल कर दिया गया है, क्या कारण है? क्योंकि सुबह से ही मौसम काफ़ी खिताई पीर पंचाल में ख़राब था और मौसम खराबी की वजह से दौरा कैंसिल कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट विबोध गुप्ता जी। गुप्ता साहब, दौरा कैंसिल हो गया है, बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाए, किस तरह देखते हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली से राजौरी के लिए आए और जम्मू भी उनका पहुंचना बड़ा मुश्किल था मौसम के कारण, क्योंकि 15-20 मिनट वो जम्मू ऊपर रहने के बाद उनका जहाज जो वो लैंड हुआ। और अब इस समय मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, जिसके कारण पायलट ने बड़ा प्रयास किया लेकिन यहाँ पर नहीं वो उतर पाए, इसलिए अब ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। टेलीफोनिकली वो बात जो है या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे शहीद जो हुए हैं उनके परिवारों के साथ वो बात करेंगे, अपना शोक और दुख उनसे व्यक्त करेंगे, साझा करेंगे और उनकी बातें सुनेंगे और उनसे अपनी बात जो है उनके साथ रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी का राजौरी का जो दौरा था वो बड़ा ऐतिहासिक था। गुप्ता साहब, 26 तारीख को एक और दौरा कहा जा रहा है, क्या है? नहीं, उसके बारे में तो मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता। तो आप जो जिस तरह कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, जो उम्मीदें लोगों की काफ़ी थी क्योंकि ये दौरा बहुत अहम माना जा सकता था, आज किस तरह देखते हैं उनके इस दौरे कैंसिल होने? देखिए, वो यहाँ पर आकर यहाँ के परिवारों के साथ शोक जो है उन्होंने व्यक्त करना था, दुख व्यक्त करना था। जहाँ तक उम्मीदों की बात है, वीडीसी मजबूत की जा रही हैं, मॉडर्न वेपन दिए जा रहे हैं, 18 कंपनियां सीआरपीएफ की आ चुकी हैं, 15 कंपनियां बीएसएफ की आ रही हैं, पूरे तरीके से सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ तैयारी की जा रही है। राजौरी का मौसम की खराबी की वजह से कैंसिल कर दिया गया और इस वक्त हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी। शर्मा साहब, फोनिकली उनसे क्या क्या बातें होंगी? ऐसा है कि अमित शाह जी डांगरी में आतंकवादी हमले में जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने आ रहे थे, मौसम की वजह से नहीं पहुंच सके। अब टेलीफोनिकली उनके साथ पीड़ित परिवारों के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि आपके साथ न्याय होगा, जल्द आपको न्याय मिलेगा। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा, मौत के घाट भी उतारा जाएगा। और इसके साथ साथ ही उन्होंने भरपूर सहायता सुरक्षा देने का भरोसा जो है इनको दिलाया है और ये भी कहा है कि आप अपने आप को अकेला मत समझें, हम सब आपका परिवार हैं, आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। शर्मा साहब, राजौरी के अंदर तकरीबन 1999 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ जहां एक टारगेट किलिंग में एक समुदाय के लोगों का कत्ल किया गया। मजीद इस तरह की कार्रवाइयां आगे दोबारा ना देखने को मिलेंगी, इसके लिए आप मेंबर पार्लियामेंट में क्या करने जाएंगे? ऐसा देखिए, काफी दिनों बाद, काफी अरसे के बाद ये घटना जो है वो इस क्षेत्र में घटी है, लेकिन ये पहले घटने कश्मीर घाटी में घटती थी, अब यहाँ भी घट गई है। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए इस सारे क्षेत्र में बीडीसी जो हमारी विलेज डिफेंस कमेटियां हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जा रही है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। और इसके अलावा भी जहां पर अधिक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक हैं, मिलिट्री फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, उनको भी जहां पर तैनात किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है।
लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। इसीलिए अमित शाह जी स्वयं जहां पर आ रहे थे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाई सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं और कड़े कर दिए जाएंगे। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, इनकी हिफाजत के लिए मजीद कदम उठाए जाएंगे। मगर बड़ा सवाल एक बार बार यही है कि राजौरी के इस हमले में मुलव्वस लोगों का आज तक कोई अता पता क्यों नहीं। चलिए जनाब, राजौरी के बाद जरा मौसम के मिजाज से भी आपको अपडेट करते रहे और अगर आपने कल सफर करना है तो क्या कुछ सूरत हाल है उससे आपको बाखबर करें। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मौसम ने ली है करवट। बालाई इलाकों के अंदर यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जमकर हुई है बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी ने मौसम को बनाया है काफी खुशगवार। जहां कड़ाके की ठंड में थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली है, वहीं पर आईएमडी की तरफ से भी, महकमे मौसमियात की तरफ से भी बाकायदा तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 10 अजला के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए वार्निंग जारी करते हुए एवलांच वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। इधर लगातार मौसम खराब रहने की वजह से श्रीनगर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई भी जहाज न उतर सका और ना ही यहां से वापस जा सका। तकरीबन 35 के करीब फ्लाइट जो है वो आज कैंसिल करनी पड़ी है लगातार बर्फबारी की वजह से। और अब खबर यह है कि शाम होते होते मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है पहाड़ों के अंदर और इंतजामिया ने रास्तों से बर्फ हटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गांव तक और गांव से तहसील तक और फिर शहर के अंदर बर्फ हटाने का काम भी शद्दमत से जारी किया और कई रास्तों से बर्फ हटाया भी गया है। ताहम मत्सिल, करना, केरन, चंगार के अंदर लगातार जिस तरीके से 1.5 से 2 फीट की बर्फ पड़ी है वहां पर अभी भी इंतजामिया जो है वो लगातार काम कर रही है। सीधे अशफाक के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है गुलमर्ग से, क्योंकि एवलांच की वार्निंग जो है वो दे दी गई और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी बाकायदा तौर पर थोड़ी देर पहले इस बात की जो है वार्निंग दे दी गई है कि जनाब एहतियात बरता जाए। बांडीपोरा, कुपवाड़ा के अंदर, उसके साथ बारामुल्ला, गांदरबल के अंदर, साथ साथ किश्तवाड़, अनंतनाग, कुलगाम, पुंछ, रामबन अजला के लिए भी यह एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं जी, रिपोर्टर सामने है, बर्फ में लुत्फ हो रहा है। इशफाक मेरे साथ गुलमर्ग से। इशफाक, सुबह जब आप रिपोर्ट कर रहे थे तो बर्फ की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, क्या मैं ये समझूं कि शाम होते होते 5:30 तक बज रहे हैं तो बर्फ की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, थोड़ा सा आराम हो रहा है? गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि पहले ही महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज के डेट में यहाँ पर फजाई जो रास्ता है के साथ साथ जो जमीनी रास्ता है वो मुनक़ता हो सकता है। लेकिन सुबह से ही हमने इस पर नजर बनाए रखी थी और सुबह से कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिला कि वाकई में इस तरह मामले है पेश आए। जमीनी रास्ता के साथ साथ हवाई रास्ता जो है जो मुनक़ता हुआ और इस वक्त जहाँ पर हम खड़े हैं ये सैयद इमकाम गुलमर्ग है और यहाँ पर ही सारा जो सयाहों का जो मेन जो जमा होता है वो यहीं पर जमा होता है, उनकी एंट्री यहीं से होती है। और हमने अभी देखा कि यहाँ पर एसडीएम गुलमर्ग जो है वो यहाँ पर आए तो उन्हें यहाँ पर जायजा लिया कि जो गाड़ियों के लिए एडवाइजरी है गुलमर्ग जाने के लिए, क्योंकि बगैर जंजीर गाड़ी कोई गुलमर्ग नहीं जा सकती, क्योंकि जो 4x4 व्हीकल्स है उन्हीं को गुलमर्ग एलो किया जाएगा। लेकिन साथ साथ में जिस तरह से आपने अभी कहा कि एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, एवलांच वार्निंग भी जारी कर दी गई है, तो हमारी उस हवाले से इंतजाम से बात हुई सैयद इमकाम गुलमर्ग में जो रेस्क्यू पुलिस है महकमा सयाहत का, उन्होंने कहा कि पहले से ही इस पूरे एरिया को मॉनिटर किया गया है और यहाँ पर इस तरह की कोई एवलांच की कोई शिद्दत नहीं होगी। लेकिन बारहा फिर भी उनकी ट्रेन जो है यहाँ पर गुलमर्ग में जो तैनात है, इस सारे मामला को देख रही है। लेकिन सयाहों के लिए अच्छी खबर है और विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी खबर है कि सैयद इमकाम गुलमर्ग में तकरीबन जो 4 फुट बर्फबारी जो है जमा हुई है। वही टंगमर्ग में जहां इस मुकाम पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी 1 फुट के करीब जो है इस वक्त बर्फबारी जो है जमा हुई है और यहाँ पर सुबह से लेकर आज तक अभी तक का इशफाक जरा ये भी बताइएगा कि सयाह जो है कितने तादाद में वहां पर मौजूद है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार बर्फबारी हो रही है और उम्मीद है लगाई जा रही है कि इस इलाके के अंदर यानी जिस जोन में आप है गुलमर्ग वाले जोन में यहां रात भर बर्फबारी हो सकती है। तो फिर वही मामला है कि स्कीइंग के लिए जो बच्चे आए थे और जो लोग आए थे उनके चेहरे क्या कुछ कह रहे हैं और मकामी तौर पर लोगों के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पाए हैं?
बिल्कुल सर, अगर चाहे मकामी लोगों की बात करें, क्योंकि 60% के करीब जो यहाँ के आला तालीम याफ्ता नौजवान है, उनका रोजगार सयाहत पर ही मबनी है, उनका रोजगार सयाहत से ही चलता है। वही यहाँ पर जो चंद रोज पहले जम्मू सूबे से जो बच्चे स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंचे थे, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो कल से ही यहाँ पर स्कीइंग का आगाज किया जा चुका है। लेकिन आज हमने देखा कि मुख्तलिफ कोर्सेज को जो है मजीद यहाँ पर हरी झंडी दिखाई, क्योंकि गुलमर्ग में अब उस तरीके का बर्फ जमा हुआ है जहां पर अब स्कीइंग हो सकती है। और महकमा सयाहत के साथ साथ जो यहाँ पर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीमें हैं, उन्होंने पूरे जो स्लोप्स है वो तैयार रखे। सिर्फ अगर कमी है वो नेक्स्ट इंटरनेशनल स्कीयर्स की है, जिनने पहले ही शायद इनका गुलमर्ग में बुकिंग की है। और ये उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में यहाँ पर वादी कश्मीर जो मजीद जो स्कीयर से वारिद होंगे और यहाँ पर स्कीइंग का लुत्फ ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इशफाक ज्वाइन करने के लिए, गुलमर्ग से अपडेट करने के लिए। श्रीनगर की सूरत हाल से भी आपको आगाही दिलाते हैं, क्योंकि श्रीनगर में आज बाद दोपहर मौसला जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी। और इस वक्त की क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे चलेंगे श्रीनगर। फैसल रियाज मेरे साथ है। फैसल, श्रीनगर शहर का क्या कुछ सूरत हाल है? इशफाक थोड़ी देर पहले गुलमर्ग से बता रहे थे कि लगातार बर्फबारी हो रही है। करना, केरन, टंडार में भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जो है लगातार जारी है। तो श्रीनगर शहर की क्या कुछ सूरत हाल है, और जो लोग शहर के अंदर है, चाहे वो सयाह है या आम लोग हैं, कितना लुत्फअंदोज हो रहे हैं इस बर्फ से? देखिए, बिल्कुल गौर, आपको पता होगा कि 7 जनवरी से ही पेशन गोई की गई थी कि 13 जो जनवरी है वहां तक बीच में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। लेकिन हाई रिस्क में पहले ही बर्फबारी हो गई थी। लेकिन प्लेन एरिया, खासकर श्रीनगर की बात हो तो वहां पे अभी भी लोगों को इंतजार था कि बर्फबारी कब होगी। तो फाइनली आज सुबह से ही पहले बारिश स्टार्ट हुई तो उसके बाद एक अच्छी खासी बर्फबारी श्रीनगर में भी होनी शुरू हो गई, जो भी अभी भी जारी है। हालांकि कभी कभी तेज चलती है और कभी उसके बाद कभी हल्की फुल्की, लेकिन बर्फबारी जो है लगातार जारी है सुबह से। हालांकि जो आउटस्कर्ट एरिया है श्रीनगर के, वहां पे एक अच्छी खासी बर्फ इस वक्त जमा हो चुका है। मैं इस वक्त बेमना इलाके में हूँ, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी बर्फ जो है इस वक्त जमी हुई है। लेकिन सड़कों पे इस वक्त बहुत ही ज्यादा फिसलन देखने को मिल रही है। गाड़ियां जो है वो रुक रुक के चल रही, कभी फिसलन की वजह से स्कूटी वाले या हो बाइक तो वो गिर जाते हैं, वो स्कूटी नहीं चला पाते। अगर कुल मिला के लोगों की बात करें तो लोग काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी आम लोगों को, चाहे वो बीमारियों के हवाले से लोगों में फीवर देखा जा रहा था, उसके साथ कोल्ड भी था, खांसी भी थी, तो कहीं ना कहीं उसके। अच्छा फैसल, जरा फटाफट से ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर दिखी इन सभी मामलों के बीच? खबर यह भी है कि बर्फबारी तो कमी हुई है, लेकिन बिजली पानी का बंदोबस्त बराबर चल रहा है शहर के अंदर। देखिए, अगर अभी हमने कई लोगों से बात की तो बिजली अभी भी है, लेकिन पानी का एक थोड़ा मसला रहा, क्योंकि सुबह नलके जो है जम गए थे, तो उसकी वजह से आम लोगों को काफी देर तक मुश्किलें हैं। लेकिन बिजली के हवाले से अभी हमने कई इलाकों में फोन किए तो बहुत सारे इलाकों में तो पता चला कि बिजली इस वक्त अच्छी खासी चल रही है, जिनमें ठीक ठाक बिजली चल रही है। लेकिन पानी का अभी भी मसला है। अगर बर्फ हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी है, तो ऐसे एसएमसी से भी बात की तो क्या कहना, हम पूरी तरीके से तैयार, अगर कोई अनटोल्ड सिचुएशन होती है या बर्फबारी ज्यादा होती तो हमने पहले ही सारी मशीनरी को जो है एक्टिव रखा है, मैनेज करके रखा है। इसके साथ हमने एमईडी डिपार्टमेंट के साथ भी बात की, उन्होंने भी कहा पूरी तरीके से तैयार, अगर कोई भी सिचुएशन होते तो आप मुझसे हैंडल करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फैसल बता रहे थे कि रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कल से जो है वो मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली होगी, फिर आगे फिर मगरबी हवाओं का असर होगा। बहरहाल बर्फ पड़ना वादी कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है, जरूरी भी है, इसलिए इस चीजों से जो लोग वहां पर है वो काफी इंतजार कर रहे थे, जैसे फैसल भी बता रहे थे, क्योंकि ये बर्फबारी जो है कई चीजें बेहतर करके चली जाती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरकार के फैसले की करते हैं। इंतजामिया ने गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के मुहिम को तेज किया है। घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट के तहत जमीन ली गई हो, उन सभी जमीनों को खाली करवाने के लिए 31 तारीख का अल्टीमेटम खुद रेवेन्यू सेक्रेटरी की तरफ से जारी कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से कई मकामात पर नोटिसें चस्पा कर दी गई हैं, नोटिसें थमा दी गई हैं, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मकानों को, एग्रीकल्चर लैंड को, कमर्शियल प्लाजाज को खाली करवाने के लिए बात कही गई है। इधर आज जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरकार के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। सुरनकोट हो या दीगर मकामात हो, कई इलाकों से आज इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी हुई और कहा गया कि हुकूमत जानबूझकर अय्याम सर्दी के दौरान आशियानों पर बिल्डोजर चलाकर अपनी मनमानी पूरा करना चाहती है, जबकि अभी भी दर्जनों केसेस जो है वो कोर्ट के अंदर जेर समात है और अदालत अभी उस पर फैसला आना बाकी है। उससे बरक्स जिस तरीके से इंतजामिया अपना चाबुक चला रही है,
इसके नताइज बेहतर नहीं होंगे। तस्वीर आपके सामने है सुरनकोट से, जहां पर लोग आज नमाज के बाद बाहर आए और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी करते हुए मुतालबा किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस पूरे मामले पर नजरसानी करें और देखें कि बीच का रास्ता क्या कुछ हो सकता है। शहनवाज चौधरी साहब मेरे साथ इस वक्त है, बीडीसी जो है और इसी इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। शहनवाज साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि जब मैं इसको बड़े कैनवस पर देखता हूं तो ये एंटायर जम्मू कश्मीर का इशू है, सिर्फ जम्मू प्रोविंस का नहीं है बल्कि कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी इस तरीके की खबरें कि नोट से आना शुरू हो गई हैं, चाहे वो घास चराई हो, स्टेट लैंड हो, रोशनी एक्ट हो। खबर यह भी है कि अदालतों के अंदर मामला है। इस बीच ये कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं और क्या आपकी तरफ से कोई पहल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि इसको रोका जाए जी, अभी किसी तरीके से रिलीफ या कोई स्पेस मिल जाए लोगों को अय्याम सर्दी के दौरान? देखिए, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सरकार ने ये गरीब लोगों पे और जो गरीब किसान हैं उन पर ये सरकार का बहुत बड़ा प्रहार है। जिस तरीके से एक नोटिफिकेशन सरकार ने निकाली और कहा कि 31 जनवरी तक सारे स्ट्रक्चर और सारी स्टेट लैंड पे जो है उसको कब्जा कर लिया जाए और स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएं। जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई और भदौरी साहब की वर्बल स्टेटमेंट है, जो कम्युनिटी सेक्रेटरी हैं, मीडिया के हवाले से जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास सिर्फ वही जगह है जिसपे उनका घर बना है, उन पे अटैक नहीं है बल्कि लैंड माफिया पे है। लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर है वो कुछ और कहता है। उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी लोग हैं चाहे गरीब हैं, और शुरुआत गरीबों से हो रही है। देखिए, ये वो लोग थे, और खासतौर पे मैं जिला पुंछ की बात करूं, 5000 स्ट्रक्चर हैं, इसमें 4000 से ज्यादा वो लोग हैं जिनके पास उतनी ही जगह है जिन पे उनका कच्चा घर है और छोटी सी पीस ऑफ लैंड, कोई जो है 1 कनाल 2 कनाल या इससे भी कम, जिसपे वो अपना जो है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए गुजारा करते हैं। लैंड माफिया जो है, जिसने बड़े बड़े शहरों में, जम्मू में, श्रीनगर में जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जिन्होंने कमर्शियल स्ट्रक्चर्स खड़े किए, जिन्होंने अपने कोठियां बंगलो बनाए हुए हैं, उनको इस सरकार ने हाथ तक नहीं लगाया, उनको छेड़ा तक नहीं। लेकिन सीधा नोटिस जो है वो सुरनकोट जैसी जगहों पे या जम्मू कश्मीर के अन्य इलाके जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव देहात हैं, जहां गरीब लोग हैं जो 30, 40, 50 साल से रहते हैं, उनको निकालने की बात की है इस सर्दी में, जहां माइनस में टेम्परेचर है और इस कड़कती बारिश में जो है इस वक्त लोगों को बेघर करने की यह साजिश हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग 1957 से ज्यादातर लोग जो है वो वहां पे बसे हुए हैं। लेकिन LB 6 और S 432 के तहत जो सरकार ने मालिकाना हकूक दिए, उसमें कुछ लोग रह गए। वो इसलिए रह गए क्योंकि वो सरकार की गलती की वजह से रह गए, क्योंकि कुछ गरीब लोग थे जो गिरदावरियां नहीं करा सके, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनकी गिरदावरियां नहीं की, उनमें से कुछ को इन्होंने उठा के रोशनी एक्ट में डाल दिया, रोशनी के तहत बेनिफिट दिया। मगर आज उन्हीं लोगों को लॉ ऑफ लिमिटेशन की वायलेशन करके उन लोगों को निकालने की बात की जा रही है। ये इससे बड़ा जुल्म कभी हो नहीं सकता। बड़ा और ये सरकार जो है ये बिल्कुल चौधरी साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुल्म की जो है उस पर बर्बाद सबके सामने है और हर एक आदमी बड़ा परेशान है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्योंकि आप इलेक्टेड है, आप चुनाव से जीत कर आए हैं, और क्या आपकी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कोई बात, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई राब्ता कि जनाब ये जो ऑर्डर आया है ये इन लेटेनेंट स्पिरिट सही नहीं है, इसको रोका जाए, किसी और तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर तो प्रेशर है। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमें ऊपर से हायर अथॉरिटीज का ऑर्डर है, हमें इतना प्रेशर है कि हमारी नौकरी का मामला है, इसलिए हमें ये इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ रहा है। जो हायर अथॉरिटीज है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब जो है हमने मैसेज पहुंचाया तो जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं भदौरी साहब, उन्होंने वर्बल स्टेटमेंट ये दिया, ये एश्योरेंस दी है वर्बल कि नहीं, जो गरीब हैं जिनके पास सिर्फ उतनी इस जगह है, हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन वो जो वर्बली कह रहे हैं उस पर वो एक्ट नहीं कर रहे हैं। रिटर्न में जो ऑर्डर है वो उन लोगों को निकालने की बात की जा रही है। ये एक बड़ा, देखिए, लोग इसमें डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी खबर से सुरनकोट में एक शख्स की मौत हो गई। उसको जब ये खबर उसने सुनी, उसको अचानक शॉक हुआ, हार्ट अटैक हुआ और मौत हो गई। हजारों लोग जो हैं इस वक्त, जो गरीब लोग हैं जिनके पास वही आशियाना है, उनके पास और कोई जमीन नहीं है, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर थोड़ी बहुत जगह है या सिर्फ मकान की जगह है, वो लोग कहां जाएंगे बताइए? ये वेलफेयर स्टेट है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को जगह दे। और ये लोग कोई ये उस वक्त के बसे हैं
जिस वक्त के सरकारों ने उनको हकूक दिए हैं। अच्छा चौधरी साहब, आपको नहीं लगता है कि ये बड़ा मैं चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को भी आंदोलन होगा। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की थी और कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के साथ खड़ी रहेगी और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा और हम उनके साथ खड़े होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपना मौकफ जो है वो सामने रखने के लिए। फिलहाल मामला जी चल रहा था रोशनी, घास चराई और दीगर जमीनों पर जो कब्जे हैं वो हटाने के हवाले से लगातार नोटिसें जो है वो जारी की जा रही हैं। अवाम परेशान है और सुरनकोट की अवाम ने आज सड़क का रुख भी इख्तियार किया और एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए जिला इंतजामिया से लेकर सूबाई इंतजामिया तक नाराबाजी भी किया। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के फौरन बाद देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट।